देखिए एग्जाम्पल नंबर जो अपना 5 है उसमें दो प्रॉब्लम अपन को देखनी है। एक प्रॉब्लम है आपकी अप्रैल 10 को लिखा है पेड LIC प्रीमियम बाय चेक 500। तो देखो LIC प्रीमियम बाय मतलब हो सकता है उसने बिजनेस की प्रॉपर्टी वगैरह है, शॉप है, स्टॉक है, उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो ये प्रीमियम आपका खर्चा है, ये आपका डेबिट होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इसकी एंट्री। अब 12th में इसी से रिलेटेड एक और ट्रांजेक्शन है पेड लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ लाइफ वर्ड अलग से आ गया है, तो ये भी इंश्योरेंस प्रीमियम। केवल इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो मैं इसके एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक ही करता, पर लाइफ जो है बिजनेस में एक ही जने की होती है, ओनर की, यानी ओनर का खर्चा है, पर्सनल खर्चा है। तो यहाँ प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, यहाँ ड्राइंग्स डेबिट होगा। ये पर्सनल खर्चा पे किया गया है, इसलिए इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स टू बैंक। तो दोनों एंट्रीज जो हैं उसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो वर्ड है ना वो अलग है, इसका अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए अभी अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। तो हरी एंड कंपनी की बुक्स में अपन को एंट्री करनी है जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। ठीक, देखिए अप्रैल 1 को परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस। मैंने कहा था जब भी लिस्ट प्राइस वर्ड है तो वहां ट्रेड डिस्काउंट होगा, ये रहा ट्रेड डिस्काउंट। तो 40,000 की चीज 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदी, यानी 36 में खरीदी, परचेज की विनोद से, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, 36,000 आपकी एंट्री होगी। नाउ रिटर्न गुड्स टू विनोद एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000, यहाँ भी लिस्ट प्राइस वर्ड है, ध्यान देना, यहाँ भी लिस्ट प्राइस वर्ड है। और लिस्ट प्राइस वर्ड मतलब है तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट होगा, सोचना ही क्या है। तो यहाँ भी यही वाला 10% एप्लीकेबल हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ भी यही 10% एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 1000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा तो टोटल हो गया 900। इसीलिए विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 900 से एंट्री होगी, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ भी एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्ड लिस्ट प्राइस लिखा है। नाउ 36 की चीज खरीदी तो विनोद हमारा क्रेडिटर बन गया 36 से, और यहाँ विनोद डेबिट हो गया 900 से। तो विनोद 36 में से 900 लेस हो गया, तो विनोद हमारा क्रेडिटर कितने से बचा भाई? विनोद हमारा क्रेडिटर था इतने से, इतने से डेबिट कर दिया, तब क्रेडिट केवल 36,100 से बचा, यानी वो हमारा क्रेडिटर है 35,100 से, तो हम उसको 35,100 ही पे करेंगे। और सेटलमेंट में हमने उसको पे किया, वो अमाउंट दे रखा है, हमने 34,000 ही दिया और अकाउंट भी सेटल कर दिया, यानी 35,100 के लिए हमने उसको 34,000 ही दिया, यानी 1100 रुपए कम दिए। ये 1100 रुपए डिस्काउंट रिसीव्ड माने जाएंगे। ये देखो 35,100 में से 34 लेस करके ये 1100 रुपए यहाँ इन्होंने कैलकुलेट भी करके दिखाए हैं। तो ये बात जो है वो अपन को यहाँ समझनी होती है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर। तो जर्नल ऑफ गौरव ब्रदर्स है, कहते हैं सोल्ड गुड्स टू कैलाश, लिस्ट प्राइस आपको वर्ड दे दिया तो ट्रेड डिस्काउंट 15% दे रखा है, 1 लाख पे 15% का डिस्काउंट लग गया तो एंट्री होगी कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल, केवल 85,000 से आपकी एंट्री होगी। आगे लिखा है कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, फिर लिस्ट प्राइस है तो यानी ट्रेड डिस्काउंट 15% फिर एप्लीकेबल हो गया, तो 4,000 पे 15% लेस हो गया तो 3400 की एंट्री होगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश 3400 से ही एंट्री होगी। अब यहाँ समझने की बात आपकी ये है कि यहाँ आपने कैलाश को डेबिट किया था 35,000 से, तो कैलाश आपका डेटर था, यहाँ कैलाश क्रेडिट हो गया 3400 से, तो डेबिट वाला जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो ये देखो 85,000 में से 3400 लेस हो गया, तो अब बचा 81,600। और इस 81,600 जो आपका नेट अमाउंट है उस पर लिखा है मई 18 को कि रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, डिस्काउंट उस पर हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया 5% का, तो 5% का इस पे कैश डिस्काउंट लगेगा, तो 81,600 पे 5% होता है 4080, यानी 81,600 में से 4080 का अमाउंट लेस होके नेट अमाउंट आपको मिलेगा 77,520 का। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 77,520, वो आपका यहाँ से आया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे 4080, वो आपका यहाँ से आया। और कैलाश से 81,600 लेना था, वो आपका यहाँ से आया। 85,000 का उसका अमाउंट अपन ने बेचा था, माल बेचा था, उसमें से 3400 का वापस आ गया, तो 81,600 आना चाहिए। 81,600 पे 4080 का डिस्काउंट कट रहा है, तो नेट अमाउंट आपका जो आएगा वो 77,520 आएगा। ये नीचे कैलकुलेशन जो है ना ये आपको नीचे देनी पड़ेगी, जिससे कि एग्जामिनर को पता लगे कि अमाउंट आया कैसे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 में पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं अभी अपन, बॉट गुड्स ऑफ द कैश
ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000, तो लिस्ट प्राइस है तो ट्रेड डिस्काउंट होना ही होना है, ये रहा लिस्ट प्राइस एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जब दोनों होना तो आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। ये बात याद रखने की आपकी, क्या कि आपने 50,000 की चीज खरीदी, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा हमेशा, चाहे क्वेश्चन में पहले कैश डिस्काउंट ही दे रखा हो, बाद में उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो, उनके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। 50,000 पे 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, बाकी बचा 40,000। 40,000 पे 5% आपका होता है 2,000, वो कैश डिस्काउंट लेस हो गया, रिमेनिंग 38 आपको मिलेगा। तो अब आप यहाँ पेमेंट करेंगे आप 38, तो आपकी एंट्री 50 से नहीं होगी क्योंकि 50 तो लिस्ट प्राइस था, आपकी एंट्री होगी 40,000 से। तो 40,000 परचेज अकाउंट डेबिट, 2 कैश आपने दिया 38,000 का, और 2 डिस्काउंट रिसीव किया 2,000 का। ये तीनों फिगर जो है वो यहाँ से आए हैं, आप चेक कर सकते हैं, ये तीनों फिगर जो है यहाँ से। ट्रेड डिस्काउंट तो केवल लेस ही करना है आपको, दिखाना तो है ही नहीं ना, ये आपको दिखाना तो है ही नहीं, ये तो केवल कैलकुलेशन है, ये आपको यहाँ दिखानी है, एंट्रीज में तो आएगा ही नहीं। एंट्री में जो ये अमाउंट आएंगे वो तो ये तीनों आएंगे, ये तीनों की कैलकुलेशन भी अपन ने नीचे कर रखी है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में लिखा है सोल्ड गुड्स टू हर्स फॉर 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का माल बेचा, 20% का ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, बाकी बचा 40,000। 5% कैश डिस्काउंट है, लेकिन उससे पहले देखो कैश और क्रेडिट कितना, कहता है 40% इमीडिएटली पे कर दिया, तो 40% आपका कैश हो गया, ये हो गया 16,000। तो इसका अंदर 60% क्रेडिट अपने आप ही हो गया, ये हो गया 24,000। और कैश पे ही कैश डिस्काउंट मिल सकता है, तो कैश डिस्काउंट जो है 5% वो केवल इसी पे मिलेगा, CD 5% होता है 800 रुपये, ये आपका हो गया 15,200 रुपये। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800, 24,000 की क्रेडिट सेल है तो हर्ष डेबिट, 2 सेल्स 40,000, टोटल अमाउंट आपका हो गया। तो यहाँ जो आपकी स्टेप होती है 3 हो गई, पहली ट्रेड डिस्काउंट, दूसरी कैश एंड क्रेडिट, और तीसरी कैश डिस्काउंट। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन होता है, तो 3 स्टेप का क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहली स्टेप में आपको हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, याद कर लो ये चीज, सबसे पहली स्टेप में आपको हमेशा ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। नंबर 2 स्टेप पे आपको हमेशा कैश और क्रेडिट को अलग कर देना है, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कितना परसेंट है, हाफ हाफ है, 40 60 20 40 जो भी होगा वो आपको देखना है। और उसके बाद केवल कैश वाली परचेज या सेल में से कैश डिस्काउंट जो है वो आपको लेस करना है। इस तरीके से 3 स्टेप का क्वेश्चन मैंने इसका नाम रखा है, ऐसा कोई नाम होता नहीं है पर रखा है कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, फिर कैश और क्रेडिट को अलग कर लो, और उसके बाद कैश डिस्काउंट आप यहाँ लेस करेंगे। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में नॉर्मली काफी बार आता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर बी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, श्याम की बिहाफ पर ये पैसा मिला, तो जिसकी बिहाफ पे पैसा मिला ना उसी के नाम को यहाँ क्रेडिट किया जाएगा, यहाँ कैश टू राम नहीं करेंगे, जिसकी बिहाफ पे पैसा मिला उसको क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि स्कूल ने पैसा रिसीव किया मिस्टर ए से और उनके फादर से रिसीव किया, मिस्टर ए तो स्टूडेंट था तो रसीद मिस्टर ए के नाम की कटती है, उनके फादर के नाम की नहीं कटेगी, और तो इसका मतलब मिस्टर ए यानी यहाँ शाम की बिहार पे रसीद न कट जो कटेगी तो यहाँ शाम का नाम लिखा जाएगा, तो जिसकी बिहार पे काम होता है नाम उसका लिखा जाता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। देखिए इक्वेशन वाले टॉपिक में आपने पढ़ा था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बोले, आप राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इक्वेशन का जब क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ लायबिलिटी रखते हैं या एसेट्स रखते हैं, उसके पीछे केवल एक ही रीजन है कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये लायबिलिटी सीधी की सीधी यहाँ आ जाए और ये एसेट सीधी की सीधी यहाँ आ जाए। भाई बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी हमेशा लेफ्ट में ही आनी है, ये बात तो तय है, और एसेट्स राइट में आनी, ये बात है, केवल इसीलिए इक्वेशन में जब बताता हूँ तो लायबिलिटी में हमेशा लेफ्ट में रखता हूँ। बाकी आप एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी करके भी क्वेश्चन करें इक्वेशन का तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में तो आपको लायबिलिटी लेफ्ट में ही रखनी पड़ेगी, केवल इसीलिए मैं भी लायबिलिटी हमेशा लेफ्ट में ही रखता हूँ जिससे बच्चे को ज्यादा चीजें याद ना करनी पड़े।